अनु प्रेग्नेंट है, यह जानकारी मेरे लिए किसी सदमे से कम न थी। अगर इस बात पर मैं इतनी चौंक पड़ी थी तो अपनी बेटी को अपना सबसे बड़ा गर्व मानने वाले अंकल पर यह जानकर क्या बीती होगी मैं महसूस कर सकती थी। आंटी भी अंकल के बेवक्त हुई इस मौत के लिए उसे ही दोषी मान रही थी। मैंने अनु से उस शख्स के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, पर उसका मुंह न खुलवा सकी। अनुराधा लगातार हंसे जा रही थी। उसकी सांवली रंगत वाले चेहरे पर बड़ी बड़ी भाव प्रवण आंखें आज भी उतनी ही खूबसूरत और कुछ कहने को आतुर नजर आ रही थी। अंतर सिर्फ इतना था कि वे आंखें शर्मो हया से दूर बिंदास हो चुकी थी। मैं उसकी जी जीविसा देखकर दंग थी। अगर मैं उसके बारे में सब कुछ जानती न होती तो जरूर दूसरों की तरह यही समझती कि कुदरत उस पर मेहरबान है। मगर इत्तेफाकन मैं उसके बारे में सब कुछ जानती थी, इसलिए मुझे मालूम था कि अनुराधा की यह खुशी, यह जिंदा दिली उसे कुदरतन नहीं मिली, बल्कि यह उसके अदम्य साहस और हौसले की देन है। हाल ही में मेरे शहर में उसकी पोस्टिंग शासकीय कन्या महाविद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर हुई थी। आज कई वर्षों बाद हम दोनों सहेलियां मेरे घर पर मिल रही थीं। इस लंबी अवधि के दौरान हम में काफी बदलाव आ चुका था। 40 से ऊपर की हम उम्र हम दोनों सखियों में अनु मानसिक तौर पर और मैं शारीरिक तौर पर काफी बदल चुकी थी। मुझे याद है स्कूल कॉलेज में यही अनु एक दब्बू डरी सहमी लड़की के तौर पर जानी जाती थी, जो सड़क पर चलते समय अक्सर यही सोचती थी कि राह चलता हर शख्स उसे घूर रहा है। आज उसी अनु में मैं गजब का बदलाव देख रही थी। इस बेबाक और मुखर अनु को मैं पहली बार देख रही थी। मेरे बच्चे उससे बहुत जल्दी घुल मिल गए। हम सभी ने मिलकर ढेर सारी मस्ती की। फिर मिलने का वादा लेकर अनु जा चुकी थी, लेकिन मेरा मन अतीत के उन पन्नों को खंगालने लगा था जिनमें साझा रूप से हमारी तमाम यादें विद्यमान थीं। अपने बंगाली माता पिता की इकलौती संतान अनु बचपन से ही मेरी बहुत पक्की सहेली थी। हमारे घर के एक ही मोहल्ले में कुछ दूरी पर रहते थे। हम दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था, फिर भी न जाने किस मजबूत धागे ने हम दोनों को एक दूसरे से इस कदर बांध रखा था कि हम सांस भी एक दूसरे से पूछ कर लिया करती थी। सीधी सादी अनु पढ़ने में बहुत होशियार थी, जबकि मैं शुरू से ही पढ़ाई में औसत ही थी। इस कारण अनु पढ़ाई में मेरी बहुत मदद करती थी। अब हम कॉलेज के आखिरी साल में थे। इस बार कॉलेज के वार्षिकोत्सव में शकुंतला की लघु नाटिका में अनु को शकुंतला का मुख्य किरदार निभाना था। शकुंतला का परिधान एवं गहने पहने अनु किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने बड़ी ही संजीदगी से अपने किरदार को निभाकर जैसे जीवंत कर दिया। देर रात को प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैंने जिद करके अनु को अपने पास ही रोक लिया और आंटी को फोन कर उन्हें अनु के अपने ही घर पर रुकने की जानकारी दे दी। उसके बाद हम दोनों ही अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त हो गई। जिस दिन हमारा आखिरी पेपर था उस दिन अनु बहुत खुश थी। अब आगे क्या करने का इरादा है मैडम? मेरे इस सवाल पर उसने मुझे उम्मीद के मुताबिक जवाब न देकर हैरत में डाल दिया। मैं वाकई आश्चर्य से भर उठी जब उसने मुझसे मुस्कुराकर अपनी शादी के फैसले के बारे में बताया। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की कि आखिर यह माजरा क्या है। क्या उसने किसी को अपना जीवन साथी चुन लिया है? पर उस वक्त मुझे कुछ भी न बताते हुए उसने मेरे प्रश्नों को हंसकर टाल दिया, यह कहते हुए कि वक्त आने पर
सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। मैं माँ के साथ नाना के घर छुट्टियां बिताने में व्यस्त थी। वहाँ मेरे रिश्ते की बात भी चल रही थी। माँ को लड़का बहुत पसंद आया। वे चाहती थी कि बड़े भैया की शादी से पहले मेरी शादी हो जाए। इसी बीच एक दिन पापा के आए फोन ने हमें चौंका दिया। अनु के पापा को दिल का दौरा पड़ा था। वे हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनके बचने की संभावना न के बराबर थी। हमने तुरंत लौटने का फैसला किया, लेकिन हमारे आने तक अंकल अपनी अंतिम सांस ले चुके थे। आंटी का रो रो कर बुरा हाल था। अनु के मुंह पर तो जैसे ताला लग चुका था। इसके बाद खामोश उदास सी अनु हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहने लगी। अंकल की 13वीं के दिन सभी मेहमानों के जाने के बाद आंटी अचानक गुस्से में उबल पड़ी। मुझे पहले तो कुछ समझ ही ना आया, और जो समझ में आया वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। अनु प्रेग्नेंट है, यह जानकारी मेरे लिए किसी सदमे से कम न थी। अगर इस बात पर मैं इतनी चौंक पड़ी थी तो अपनी बेटी को अपना सबसे बड़ा गर्व मानने वाले अंकल पर यह जानकर क्या बीती होगी, मैं महसूस कर सकती थी। आंटी भी अंकल के बेवक्त इस मौत के लिए उसे ही दोषी मान रही थी। मैंने अनु से उस शख्स के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, पर उसका मुंह न खुलवा सकी। मुझे उस पर बहुत क्रोध आ रहा था। गुस्से में मैंने उससे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन सिर झुकाए वह मेरे सभी आरोपों को स्वीकारती रही। तब हार कर मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। इधर मेरी ससुराल वाले चाहते थे कि हमारी शादी नाना के घर लखनऊ से ही संपन्न हो। शादी के बाद मैं विदा होकर सीधी अपनी ससुराल चली गई। वहां से जब पहली बार घर आई तो अनु को देखने, उससे मिलने की बहुत उत्सुकता हुई, पर माँ ने मुझे डपट दिया कि खबरदार जो उस चरित्रहीन से मिलने की कोशिश भी की। अच्छा हुआ जो सही वक्त पर तेरी शादी कर दी, वरना उसकी संगत में तू भी न जाने क्या गुल खिलाती। मुझे माँ पर बहुत गुस्सा आया, पर साथ ही उनकी बातों में सच्चाई भी नजर आई। मैं भी अनु से नाराज तो थी ही, अतः मैंने भी उससे मिलने की कोशिश नहीं की। 2 साल बीत चुके थे। कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, कमेंट करें। मेरी गोद में अब स्नेहा आ चुकी थी। मेरे भैया की शादी भी बनारस से तय हो चुकी थी। शादी के काफ़ी पहले मैं भी मायके आ गई। यहाँ आकर माँ से पता चला कि अनु ने भैया की शादी तय होने पर बहुत बवाल मचाया था। मगर क्यों? भैया से उसका क्या वास्ता? मेरे सवाल करने पर माँ भड़क उठी कि अरे वह बंगालन है ना, मेरे भैया पर काला जादू करके उससे शादी करना चाहती थी। किसी और के पाप को तुम्हारे भैया के मत्थे मरने की कोशिश कर रही थी। पर मैंने भी वह खरी खोटी सुनाई कि दोबारा पलटकर इधर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगी। माँ बेटी पर अगर वह सही हुई तो क्या, मैं कहना चाहती थी, पर मेरी आवाज़ गले में ही घुट कर रह गई। लेकिन अब मैं अनु से किसी भी हालत में एक बार मिलना चाहती थी। दोपहर का खाना खाकर स्नेहा को मैंने माँ के पास सुलाया और उसके डायपर लेने के लिए मेडिकल स्टोर जाने के बहाने मैं अनु की घर की तरफ चल दी। मुझे सामने देख अनु को अपनी आंखों पर जैसे भरोसा भी नहीं हुआ। कुछ देर अपलक मुझे निहारने के बाद वह कसकर मेरे गले लग गई। उसकी चुप्पी अचानक ही सिसकियों में तब्दील हो गई। मेरे समझने को अब कुछ भी बाकी न था। उसने रोते रोते अपने नैतिक पतन की पूरी कहानी शुरू कर दी, शुरू से अंत तक मुझे सुनाई, जिसमें साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ मेरे भैया का ही दोष था। कैसे भैया ने उस भोली भाली लड़की को मीठी मीठी बातें करके पहले अपने मुंह पास में फंसाया
और फिर कॉलेज के वार्षिकोत्सव वाले दिन रात को हम सभी के सोने के बाद शकुंतला के रूप में ही उससे प्रेम संबंध स्थापित किया। यही नहीं, उस प्रेम का अंकुर जब अनु की कोख में आया तो भैया ने मेरी शादी अच्छी तरह हो जाने का वास्ता देकर उसे मौन धारण करने को कहा। वह पगली इस डर से कि उनके प्रेम संबंध के कारण कहीं मेरी शादी में कोई विघ्न ना आ जाए, चुप्पी साध बैठी। इसलिए मेरे इतना पूछने पर भी उसने मुंह न खोला और इसका खामियाजा अकेले ही भुगतती रही। लोगों के व्यंग और अपमान सहती रही। और तो और इस कारण उसे अपने जीवन की बहुमूल्य धरोहर अपने पिता को भी खोना पड़ा। आज अनु के भीतर का दर्द जानकर चिल्ला चिल्ला कर रोने को जी चाह रहा था। शायद वह इससे भी अधिक तकलीफ में होगी, यह सोचकर कि सहेली होने के नाते न सही पर इंसानियत की खातिर मुझे उसका साथ देना ही चाहिए। उसे इंसाफ दिलाने की खातिर मैं उसका हाथ थामकर उठ खड़ी हुई, पर वह उसी तरह ठंडी बर्फ की मानिंद बैठी रही। आखिर क्यों? मेरी आंखों में मौन प्रश्न पढ़कर उसने मुझे खींचकर अपने पास बैठा लिया। फिर बोली, सीमा, इंसान शादी क्यों करना चाहता है? प्यार पाने के लिए ना। लेकिन अगर तुम्हारे भैया को मुझसे वास्तविक प्यार होता तो यह नौबत ही ना आती। अब अगर तुम मेरी शादी उनसे करवा कर मुझे इंसाफ दिला भी दोगी तो भी मैं उनका सच्चा प्यार तो नहीं पा सकती हूँ। और फिर जिस रिश्ते में प्यार नहीं, उसके भविष्य में टिकने की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन यह तो गलत है, हो रहा है ना। तुझे मेरे भैया ने धोखा दिया है और इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन उन्हें सजा दिलाने के चक्कर में मुझे जिंदगी भर इस रिश्ते की कड़वाहट झेलनी पड़ेगी, जो अब मुझे मंजूर नहीं है। प्लीज तू मेरे बारे में उनसे कोई बात ना करना। मैं बेचारगी का यह दंश अब और नहीं सहना चाहती। उसकी आवाज हल्की तलक थी। मुझसे अब कुछ भी कहते न बना। मन पर भाई की गलती का भारी बोझ लिए मैं वहां से चली आई। घर पहुंची तो भैया आ चुके थे। मेरी आंखों में अपने लिए नाराजगी के भाव शायद उन्हें समझ आ गए थे, क्योंकि उनके मन में छिपा चोर अपनी सफाई मुझे देने को आतुर दिखा। रात के खाने के बाद टहलने के बहाने उन्होंने मुझे छत पर बुलाया। क्यों भैया, क्यों? तुमने मेरी सहेली की जिंदगी बर्बाद कर दी। वह बेचारी मेरी शादी के बाद अभी तक इस आशा में जीती रही कि तुम उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करोगे। तुम्हारे कहने पर उसने अबॉर्शन भी करवा लिया। फिर भी तुमने यह क्या कर दिया? एक मासूम को ऐसे क्यों छला? मेरे शब्दों में आक्रोश था। उस वक्त जोश में मुझे इस बात का होश ही नहीं रहा कि समाज में हमारे इस संबंध को कभी मान्य नहीं किया जाएगा। मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई है। भैया हाथ जोड़कर बोले, गलती? सिर्फ गलती? कहकर तुम जिस बात को खत्म कर रहे हो उसके लिए मेरी सहेली को कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी है, इसका अंदाजा भी नहीं है आपको। नहीं भैया नहीं, तुम सिर्फ माफ़ी मांगकर इस पाप से मुक्ति नहीं पा सकते। यह तो प्रकृति ही तय करेगी कि तुम्हारे इस नीच कर्म की भविष्य में तुम्हें क्या सजा मिलेगी। कहती हुई मैं पैर पटकती तेजी से नीचे चल दी। सच कहूँ तो उस वक्त उनके द्वारा की गई गलती से अधिक मुझे बेतुकी दलील पर क्रोध आया था। फिर उनकी शादी भी एक मेहमान की तरह ही निभाई थी। मैंने अपनी शादी के कुछ ही महीनों बाद भैया भाभी माँ पापा से अलग होकर रहने लगे थे। ज़्यादा तो मुझे पता नहीं चला, पर मम्मी के कहे अनुसार भाभी बहुत तेज निकली। भैया को उन्होंने अलग घर लेकर रहने के लिए मजबूर कर दिया था। मुझे तो वैसे भी भैया की ज़िंदगी में कोई रुचि नहीं थी।
हाँ, जब कभी मायके जाना होता था तो माँ के मना करने के बावजूद भी मैं अनु से मिलने अवश्य जाती थी। मुझे याद है हमारी पिछली मुलाकात करीब 10-12 साल पहले हुई थी, जब मायके गई थी मैं। अनु के घर जाने के नाम पर माँ ने मुझे सख्त ताकीद की थी कि वह लड़की अब पुरानी वाली अनु नहीं रह गई है। जब से उसे सरकारी नौकरी मिली है तब से बड़ा घमंड हो गया है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। सुना है कि फिर किसी यार दोस्त के चक्कर में फंस चुकी है। मैं जानती थी कि माँ की सभी बातें निरर्थक थी, अतः मैं उनकी बातों पर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझी। पर अनु से मिलकर इस बार मुझे उससे काफी बदलाव नजर आया। पहले की अपेक्षा उसमें अब काफी आत्मविश्वास आ गया था। जिंदगी के प्रति उसका रवैया बहुत सकारात्मक हो चला था। उसके चेहरे की चमक देखकर आसानी से उसकी खुशी का अंदाजा लग गया था मुझे। बीती सभी बातों को उसने जैसे दफन कर दिया था। मुझसे बातों ही बातों में उसने अपने प्यार का जिक्र किया। अच्छा, तो कब कर रही है शादी? मेरी खुशी का ठिकाना न था। शादी नहीं मेरी जान, बस उसका साथ मुझे खुशी देता है। तू कभी शादी नहीं करेगी? मतलब पूरी जिंदगी कुंवारी रहेगी? मेरी बात में गहरा अविश्वास था। क्यों बिना शादी के जीना क्या कोई जिंदगी नहीं होती? उसने कहना जारी रखा। सीमा, तू बता, क्या तू अपनी शादी से पूरी तरह संतुष्ट है? मेरे प्रश्न का उत्तर देने के बजाय उसने मेरी ओर कई प्रश्न उछाल दिए। लेकिन इसके माने ये तो नहीं, बस इसी माने पर तो सारी दुनिया टिकी है। इंसान का अपने जीवन से संतुष्ट होना माने रखता है, न कि विवाहित या अविवाहित होना। मैं अपनी जिंदगी के हर पल को जी रही हूँ और बहुत खुश हूँ। मेरी संतुष्टि और खुशी ही मेरे सफल जीवन के परिचायक हैं। खुशियों के लिए शादी के नाम का ठप्पा लगाना अब मैं जरूरी नहीं समझती। कमाती हूँ, माँ का पूरा ध्यान रखती हूँ, अपनों के सुख दुख से वास्ता रखती हूँ। और इस सब के बीच अगर अपनी व्यक्तिगत खुशी के लिए किसी का साथ चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? गहरी सांस छोड़कर अनु चुप हो गई। मेरे मन में कोई उत्कंठा अब बाकी न थी। उसके खुशियों भरे जीवन के लिए अनेक शुभकामनाएं देकर मैं वापस आ गई। उसके बाद आज ही उससे मिलना हो पाया था। हाँ, माँ ने फोन पर एक बार उसकी तारीफ जरूर की थी। जब पापा की तबीयत बहुत खराब होने पर उसने न सिर्फ उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, बल्कि उनके ठीक होने तक माँ का भी बहुत ध्यान रखा था। उस दिन मैंने अनु के लिए माँ की आवाज़ में आई नमी को स्पष्ट महसूस किया था। बाद में मेरे मायके जाने तक उसका दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो चुका था, अतः उससे मिलना संभव न हो पाया था। एक बात जो मुझे बहुत खुशी दे रही थी कि वह यह कि आज अकेले में जब मैंने उससे उसके प्यार के बारे में पूछा तो उसने बड़े ही भोलेपन से यह बताया कि उसका वह साथी तो वहीं छूट गया है, पर प्यार अभी भी कायम है। एक दूसरे साथी से उसकी मुलाकात हो चुकी है और अब उसके साथ अपनी जिंदगी मस्त अंदाज में जी रही है। मैं सच में उसके लिए बहुत खुश थी। उसका पसंदीदा गीत आज भी मेरी जुबान पर आ चुका था, जिसे धीरे धीरे मैं गुनगुनाने लगी थी। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो।